दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मानव अधिकार का अर्थ, मानव अधिकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर को। देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट को इसको समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसको आप घोल कर ही पी जाइए। देखिए, ये आपके एकेडमिक में तो हेल्प देगा ही, साथ ही साथ ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ही यूजफुल है। तो बिना समय गवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम मानव अधिकार शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहकर ही हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी प्रतिभा, अपना हुनर दिखाने का, उसको निखारने का मौका मिले। अवसर के अभाव में हमारे व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास संभव नहीं है और जो हमारे अंदर टैलेंट है वो दवा का दवा ही रह जाएगा, बेकार चला जाएगा। इसीलिए हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। कई विद्वानों का मानव अधिकार के विषय में कहना है कि मानव अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को मानव होने के नाते मिलने चाहिए ताकि एक मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सके। मानव अधिकार की विकास यात्रा काफी लंबी रही है। अगर हम फैक्चुअली बात करते हैं तो इसके आधुनिक स्वरूप पर सन 1215 के मैग्ना कार्टा, सन 1776 की संयुक्त राज्य अमेरिका की घोषणा, सन 1789 की फ्रांसीसी घोषणा, सन 1941 का अटलांटिक चार्टर, सन 1945 में यूएनओ की स्थापना एवं सन 1948 की मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा ऐसी ही प्रमुख घटनाएं थीं जिन्होंने मानव अधिकारों के वर्तमान स्वरूप को आकार एवं आधार प्रदान किया। भारतीय संविधान में वर्णित मानव अधिकारों पर भी यह वैश्विक छाप दिखाई देती है। देखिए, एक मानव को सम्मान से जीने के लिए अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मिलता है। साथ ही साथ संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उन आदर्शों, अधिकारों तथा सिद्धांतों का उल्लेख है जो भारत एवं भारतीयों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उस पर। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का जो सोर्स बुक है उसका है। बेसिकली समय मेरे पास बहुत कम है और आपकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही है कि जल्द से जल्द वीडियो बनाओ, तो मैंने ये आपको दिखाया है स्क्रीन पे। पर मैं फंडामेंटल राइट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने शब्दों में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है? तो आप स्क्रीन पे देखें और जो मैं बताता हूं उसको समझना, ठीक है? अनुच्छेद 12 के अनुसार मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 13 के अनुसार न्यायपालिका मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित कर सकता है, मतलब कि इसमें न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति समाहित है। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखिए, अब हम बात करते हैं समानता के अधिकार पर। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। इसके अनुसार राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा एवं
उन पर एक समान लागू करवाएगा। मतलब कि जो कानून होगा सबके लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य के द्वारा धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अनुच्छेद 15 सेक्शन 3 के तहत बच्चों एवं महिलाओं के विकास के लिए और अनुच्छेद 15 सेक्शन 4 के तहत सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जैसे अनुच्छेद 16 इसका सेक्शन जो 4 है वो कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये जो आरक्षण की सीमा है ना, ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार मूल अधिकार व्यक्ति को राज्यों के साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 35 द्वारा दिया गया है, जिसके तहत संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 भी पारित किया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। राज्य, सेना या एजुकेशन से रिलेटेड सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की परमिशन के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब ये 6 ही हैं। अब हम इन 6 अधिकारों के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 19(1) के अनुसार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) के अनुसार शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, के अनुसार संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, के अनुसार भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब कि आप भारत में किसी भी इलाके में अपनी आज़ादी से घूम फिर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, और आखिरी है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 20। इस अनुच्छेद के अनुसार कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी निर्णित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने ऐसी कोई विधि का उल्लंघन ना किया हो। अपराधी को अपराध करते समय जो कानून है उसी के अनुसार सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद के बनने वाले कानून के अनुसार। एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता और किसी अपराधी को खुद के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए संविधान का 86वां 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया है अनुच्छेद 21(a). इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 साल के आयु तक के सभी बच्चों को विधि द्वारा स्थापित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, बंदीकरण व निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण। ये अनुच्छेद 21 का पूरक है और इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 22 में 7 खंड है, जिसमें खंड 1 और 2 गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों तथा संरक्षण के संबंध में है, तथा खंड 3 से 7 तक निवारक निरोध संबंध में प्रावधान किया गया है। देखिए गिरफ्तार व्यक्ति को कई सारे अधिकार और संरक्षण प्रदान किया गया है इस अनुच्छेद के तहत।
जैसे कि गिरफ्तारी में लेने का कारण बताना होगा। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि पहले वारंट मांगते हैं क्रिमिनल, तो भैया पहले वारंट देना होगा। सेकंड है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर नजदीक के दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। अगला है आरोपी को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगला जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को निषेध किया जाता है और इसका उल्लंघन करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र की बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं नियोजित किया जाएगा या किसी अन्य कार्य में भी नहीं लगाया जाएगा। बाल अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में की गई है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। इसके अनुसार व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 27। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि के लिए खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। इसके अनुसार उन शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो पूरी तरीके से सरकार के खर्च पर चलते हैं। जो शिक्षा संस्थाएं किसी ऐसे न्यास द्वारा स्थापित की गई हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही ऐसी संस्था का प्रशासन राज्य करता हो। नेक्स्ट अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत का कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। इसके अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्था को स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है। देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों का यदि राज्य उल्लंघन करती है तो राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए आप अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट में रिट दाखिल करने का आपको अधिकार दिया गया है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध। तो दोस्तों, ये थे मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है। देखिए, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके नागरिक अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 35 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिसका लक्ष्य है भारतीय नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास करना और भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दोनों के ही लक्ष्य समान लगते हैं, दोनों के ही लक्ष्य उद्देश्य एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। चलिए इन अंतरों को देखते हैं।
फर्स्ट है मौलिक अधिकार नकारात्मक है एवं नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। देखिए, निर्देशक सिद्धांत राज्य को दिए गए निश्चित आदेश हैं जो कि हमें यह बताते हैं कि राज्य को क्या करना है। जैसे निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य में पंचायत प्रणाली का गठन किया जाए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जाए, गोहत्या पर रोक लगाई जाए इत्यादि। इसके अलावा मौलिक अधिकारों द्वारा राज्य को अधिकतर नकारात्मक आदेश दिए गए हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता है। देखिए, मौलिक अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित हो। भारत में इस तत्व को अपनाने के लिए संविधान के 2 भागों में क्रमशः राजनीतिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार न्याय संगत है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत है, इन्हें न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित करवाया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसके उलट नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो नीति निर्देशक सिद्धांत केवल मात्र निर्देश है, कानूनी आदेश नहीं है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों से है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध राज्य से है। मौलिक अधिकार का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का विकास करना है तथा उसके जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है। वे ऐसी परिस्थितियों की स्थापना करते हैं जिसमें व्यक्ति अपने निहित गुणों का उचित रूप से विकास कर सके। इसके उलट नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में अनुच्छेद 38 में यह साफ रूप से कहा जा रहा है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सभी को सामाजिक व आर्थिक न्याय मिल सके। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राप्त किया जाना अभी बाकी है। देखिए, मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि अगर हम देखें तो नीति निर्देशक सिद्धांत अभी तक लोगों को प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयोग कर रही है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत आपातकाल में देखिए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्थगित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को जब तक क्रियान्वयन नहीं किया होता वह कल्पना में ही रहते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट सार्वभौम नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज के वीडियो लेक्चर में जाना कि मानव अधिकार का अर्थ, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है। देखिए, इन जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों का अपना अलग अलग महत्व है और दोनों भारतीय नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है। संविधान के भाग 3 में हमें राजनीतिक लोकतंत्र देखने को मिलता है और भाग 4 में हमें सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की कल्पना दिखाई देती है। दोस्तों, यहाँ मैं एक फैक्ट आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हुए काफ़ी सारे वाद विवादों और महत्वपूर्ण फैसलों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक दूसरे के पूरक एवं विरोधाभासी कहा गया है।
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों ही संविधान की मूल संरचना में है, और अगर इन दोनों के बिना अगर हम इसकी कल्पना करते हैं तो एक जिंदा लाश की तरह प्रतीत होगा। दोस्तों, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।